नमस्कार मेरे किसान दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि नेमेटोड या जड़ गांठ होती क्या है। अब हम जानेंगे कि ये फैलती कैसी है और क्या सच में ये हमारी फसल के लिए इतनी बड़ी समस्या है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। जुड़े रहिए हमारे साथ कृषि पे चर्चा पर, जहां हमारी सिर्फ एक कोशिश है कि आप और हम मिलकर करें आपके हर फसल को सफल। तो डॉक्टर साहब, हमें ये जड़ गांठ नेमेटोड के बारे में ज़रा उसकी लाइफ साइकिल क्या है वो समझा दीजिए। जड़ गांठ नेमाटोड सबसे ज़्यादा हानिकारक है, ये तो आप समझ चुके हैं अब तक। हाँ। और ये भी समझ चुके हैं कि ये मिट्टी जनित है। बिल्कुल। मिट्टी में इसका लार्वा रहता है। अच्छा। जैसे ही फसल की बुआई होती है या रुपाई होती है, जड़ के संपर्क में आने से ये नेमाटोड जड़ की तरफ आकर्षित होता है। ये लार्वा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जड़ के अंदर 2-3 दिन में पूरी तरह घुस के जो अंदर की कोशिकाएं हैं, जिसमें माध्यम से खाद पानी भोजन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, उन कोशिकाओं में ये जाके बैठ जाता है। उन कोशिकाओं को फुला देता है और ये एक जगह स्थिर हो जाता है। उन कोशिकाओं में जो खाद पानी चल रहा है उसका कुछ हिस्सा ये खाता है, वही इसका भोजन है। और धीरे धीरे जड़ में जहाँ ये घुसा है वहाँ ये फूलने लगती है, मतलब गांठ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये नेमाटोड फूलना शुरू करता है चौड़ाई में, और इसकी तीसरी अवस्था चौथी अवस्था के बाद ये वयस्क बन जाता है। इस प्रक्रिया में जब से ये मिट्टी से जड़ में घुसा और मादा बनने तक इसको 3-4 हफ्ते लगते हैं। ये तापमान पे निर्भर करता है। 25 से 30 डिग्री तापमान इसके लिए सबसे अनुकूल है। तो जो मादा है, जब ये घुसा था तो सांप जैसा था, लार्वा। तो जब ये मादा बनी तो एक गोल बन गई। इसका मुंह उस कोशिकाओं में है जहाँ भोजन चल रहा है। तो 3-4 हफ्ते में ये अवस्था हुई। इसके बाद ये मादा अंडे देती है, 400-500 अंडे एक गुच्छे में। वो गुच्छा अंडा का जड़ के ऊपर रहेगा, गांठ के ऊपर रहेगा। मादा अंदर है और अंडे बाहर है। अच्छा। उन अंडों से फिर से लार्वा निकलेगा, मिट्टी में आएगा और फिर से दूसरी जड़ को अटैक करेगा। बट ये फैलते कैसे आगे, इनका प्रसार किस तरह से होता है? देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो है लोकल फैलाव, एक खेत से दूसरी खेत में। एक है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक देश से दूसरी देश में कैसे जाता है। पौध जो समझते, नर्सरी। बिल्कुल। नर्सरी में जड़ में पहले से ही नेमाटोड है। वो नर्सरी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गई, एक देश से दूसरे देश में गई, तो वो पॉलीथीन में बंद होती हैं, जड़ें दिखाई देती नहीं, उसमें गांठ बनी होती है। ऐसे ये दूर एक देश से दूसरे देश में ऐसे फैलता है। एक उदाहरण दूंगा कैसे फैला। ये जड़ गांठ अमरूद को जो अटैक करता है, ये इसकी एक खास प्रजाति अपने देश में अभी आई है दूसरे देश से, अज्ञानता के कारण। प्रावधान है, कानूनी प्रावधान सब है। अच्छा। लेकिन स्टाफ ना होने के कारण, ट्रेंड स्टाफ ना होने के कारण ये नेमाटोड ऐसे फैलता है। जैसे खेत को हम कई बार किसान खुला छोड़ देते हैं धूप में, उसको पलटी करके, तो धूप में पलटा करने के बाद से इसमें कुछ कमी नहीं आती इन्फेस्टेशन की? देखिए, नेमाटोड को 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पौधा जो उसका भोजन है, ठीक है। तापमान जो ज़्यादातर नेमाटोड के लिए 25 से 30 डिग्री अनुकूल होता है, और तीसरा नमी। 40% फील्ड कैपेसिटी वो नेमाटोड के लिए बेस्ट है। अब आपने कहा कि पलटी करी, खेत में मिट्टी पलटी करी तो क्या होगा, उसकी तीनों परिस्थितियाँ ये अनुकूल नहीं रही। भोजन नहीं है, तापमान बढ़ गया और नमी भी कम हो गई। तो इस वजह से नेमाटोड की संख्या कम हो जाती है। मैंने अभी तक आपसे ये समझ लिया कि नेमेटोड होता क्या है, वो कैसे मूव करता है, मगर मैं कैसे पहचानूं अपने खेत में कि ग्राउंड के अबव लेवल में मैं किस तरह से उसकी पहचान कर सकता हूं? जड़ गांठ नेमाटोड का भी ऊपर से देख के हम दावे से नहीं कह सकते कि उस खेत में नेमाटोड है। हाँ जी। पत्तियां पीली हो गई, बौनापन हो गया। और एक बात, ये जो बौनापन है पौधों का, ये पूरे खेत में एक समान नहीं होता। नहीं होगा। एक हिस्से में है, एक हिस्से में नहीं है, असमानता रहती है। तो उससे सिर्फ हमें शक होता है कि किसान ये तो जानता है कि मैंने खाद तो पूरी लगाई,
मैंने पानी भी समय से दिया, बिल्कुल। फिर भी ये क्यों हो रहा है, तब नेमाटोड का शक कीजिए। अच्छा। कंफर्म अभी नहीं हुआ है, अच्छा। उसके बाद आपको शक हुआ तो आप जड़ देखेंगे। जड़ के निरीक्षण में अगर गांठ पाते हैं तब नेमाटोड का कंफर्म हुआ। तो इस Hard करके pan हो हम जाता ज़्यादा है। ध्यान देते नहीं है उसकी तरफ। दुर्भाग्यवश 95% नेमाटोड की बीमारी खेत में पहचान में नहीं आती है, सिर्फ इस वजह से अज्ञानता और स्पष्ट लक्षण ना होना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आगे के एपिसोड में और आगे ही हमारी चर्चा में आने वाला है, तो बने रहिएगा। अभी मैं चलता हूँ हमारे अगले सवाल की तरफ, और वो अगला सवाल है कि तो इन जड़ गांठ के कारण हमें कितना नुकसान किसान को होता है, इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। लगभग 20-25% पैदावार में कमी रहती है नेमाटोड के कारण, जड़ गांठ नेमाटोड के कारण, खासकर सब्जियों में और फलों वाली फसलों में। हमारा जो प्रोजेक्ट जिसका मैंने जिक्र किया था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट नेमाटोड्स का, ICR का, उसके तत्वाधान में हमने कई सालों तक ये अनुमान लगाने की कोशिश करी। तो ये पाया कि जो हमारी मुख्य फसलें हैं उनमें करीबन 10,200 करोड़ रुपए सालाना इतना नुकसान करते हैं। और ये बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताऊंगा मैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये नेमाटोड का डायरेक्ट नुकसान वाली बात बता रहा हूँ। और वो भी ऐसे अनुमान किया गया है, खेत के एक हिस्से में दवाई लगाई, एक में नहीं लगाई, उसमें पैदावार में क्या फ़र्क आया, उसके बेस पे ये अनुमान है। अब दवाई 100% नेमाटोड को तो नहीं मारेगी, तो इसका मतलब नुकसान इससे भी ज़्यादा हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, नेमाटोड इनडायरेक्ट बहुत नुकसान करते हैं, मतलब दूसरे जो रोग करने वाले प्राणी हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, उनके साथ मिलके और ज़्यादा नुकसान करते हैं। अच्छा। वो अनुमान इसमें नहीं है। तीसरा, फल की गुणवत्ता में जो नुकसान हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसा कोई हमारे पास तरीका है जिसमें हम इसकी जो पैदावार है नेमाटोड की, उसे एक सेफर लेवल तक ला सकें? देखिए, ये सारा जो परिस्थिति है ये नेमाटोड की संख्या पे निर्भर करती है। अच्छा। ये फंगस बैक्टीरिया से इस लिहाज से भी अलग है, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, उसकी संख्या निर्भर नहीं करती, कैसा वातावरण आगे आएगा बिल्कुल वो एकदम सीन चेंज कर देता है। बिल्कुल। लेट ब्लाइट पोटैटो, एक हफ्ते में खेत साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। नेमाटोड के साथ ये स्थिति नहीं है। अच्छा। नेमाटोड की संख्या पे निर्भर करता है, वो संख्या अगर क्रॉस कर जाएगी तो नुकसान बढ़ता जाएगा। तो आपने अभी इनडायरेक्ट लॉसेस के ऊपर एक जिक्र किया था, तो उसके बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं? जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नेमाटोड मिट्टी में रहता है। मिट्टी में नेमाटोड अकेला तो नहीं रहता है, नहीं। वहाँ फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनके कण, स्पोर जिसको आप समझ सकते हैं, वो भी रहते हैं, और उनकी संख्या नेमाटोड से बहुत ज़्यादा होती है। नेमाटोड मिट्टी में, पानी में रहता है, हवा में नहीं रहता है, और थोड़ा बहुत हिलडुल सकता है। जब ये हिलडुल सकता है तो फंगस, बैक्टीरिया के कण इसके ऊपर चिपक जाते हैं। अच्छा। नेमाटोड जड़ के अंदर गया, साथ में फंगस, बैक्टीरिया के कण भी जड़ के अंदर ले गया। इसने अपनी तरफ से जो नुकसान करना है वो तो कर रहा है, लेकिन फंगस, बैक्टीरिया भी जड़ के अंदर पहुंचा दिए तो वो दूसरा रोग फैल गया। नेमाटोड नहीं पहुंचाता तो वो रोग नहीं होता। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे नेमाटोड मैंने बताया वो सुई से जड़ में सक करते हैं। तो जब वो सुई से सक करते हैं तो बहुत महीन छेद बनाते हैं। रास्ता खुल गया, मिट्टी में जितने फंगस, बैक्टीरिया के स्पोर है उसके लिए रास्ता खुल गया। बिल्कुल। तीसरी बात, गांठ बन गई जड़ में। उन गांठों से मिट्टी में कुछ केमिकल का स्राव होता है। बिल्कुल। वो जो स्राव होता है केमिकल का जड़ों के आसपास मिट्टी में, उससे जो सोए हुए फंगस, बैक्टीरिया के कण हैं वो जीवित हो जाते हैं और जड़ की तरफ आकर्षित होते हैं, और ज़्यादा अटैक हो गया। ये स्थिति, इसको हम डिजीज़ कम्प्लेक्स बोलते हैं। जो नेमाटोड से शुरुआत हुई, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस भी पिक्चर में आ गए। अमरूद का उदाहरण दूं, जड़ गांठ नेमाटोड,
और फिसेरियम की स्पीसीज है सोलेनाई खासकर। टमाटर है जड़गांठ नेमाटोड, सूडोमोनास राल्सोनिया जिसको हम बोलते हैं आजकल, वो बैक्टीरियम से। विल्ट सब्जियां हैं जो बेल वाली फसलें हैं, कद्दू जाति वाली फसलें हैं, इनमें भी नेमाटोड और डिजीज कॉम्प्लेक्स दूसरे जो फंगस बैक्टीरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मिल के नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब दुर्भाग्य देखिए, किसान तो ऊपर का हिस्सा ही देखता है ना फसल का, नीचे का तो पता ही नहीं सर। नेमाटोड घुस गया, पौधे को कमजोर किया, मारा नहीं मारा नहीं, फंगस घुस गई। अब पौधा मर गया। अब किसान ने तो ऊपर देखा ना, मेरा पौधा मर गया। वो जाएगा विशेषज्ञ पास, देखो जी मेरा पौधा मर गया, वो कहेगा फंगस की वजह से मर गया, वो ठीक बता रहा है। जब तक आप जड़ नहीं दिखाओगे विशेषज्ञ को, वो कैसे समझेगा? जड़ आप दिखाओगे नहीं। ये है दुर्भाग्य, इसलिए नेमाटोड की बीमारी पहचान में नहीं आती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम कर रहे हैं आज के डेट में, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी के साथ बहुत सारी नई प्रजातियों को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण है नेमाटोड के प्रसार के लिए? मैं एक दो उदाहरण से समझाऊंगा आपको। बिल्कुल। आलू पे एक सिस्ट नेमाटोड आता है, अच्छा, जो पहले हमारे देश में नहीं था। अच्छा, आलू का बीज यूरोपियन देश से आया, नीलगिरी हिल्स साउथ में अपने वहाँ पे वो इस्तेमाल हुआ, साथ में ये नेमाटोड आ गया। अमरूद का जड़गांठ नेमाटोड, अलग प्रजाति जो पहले अपने देश पे नहीं थी, ये आ गई, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली प्रजाति है। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे किसान इससे ग्रसित हैं। अमरूद के जितने नए बाग लगे हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें पौधों की जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है। और उन सब केस में हमने ये पाया कि वो जो प्रजाति जो बाहर से आई थी, उसको हम बोलते हैं मिलाइडोगाइनी एंटेरोलोबाई, गुआवा रूट नॉट नेमाटोड। अच्छा, उसमें भी जो नेमाटोड के लिए ट्रेंड स्टाफ की उपलब्धता बहुत कम है। अच्छा, और आ भी जाता है, स्क्रूटनी से भी निकल जाएगा तो वो पकड़ में नहीं आता है। ये भी एक कारण है। हमारे पास क्या इतना ट्रेंड स्टाफ है, इतने ट्रेंड न्यूमेटोलॉजिस्ट हैं जो इन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में पहचान पाए कि कितना नेमाटोड आया है या आ सकता है? अपने देश में कुल नेमाटोलॉजिस्ट ट्रेंड स्टाफ जो नेमाटोड के लिए है, वो 100 भी नहीं है, 100 भी नहीं है। कोई बड़ा प्रांत है, मान लीजिए मध्य प्रदेश, पूरी स्टेट में एक नेमाटोलॉजिस्ट है। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ से आप आते हैं 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, बिल्कुल, ट्रेंड नेमाटोलॉजिस्ट सिर्फ राहुरी में है। अरे वाह! तो वो कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें नेमाटोलॉजिस्ट की। ये सारी समस्याओं को देखते हुए नेमाटोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। तो एक सवाल मेरा और भी है आपसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडाइज इनिशिएटिव ले रही है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन में हो, पॉली हाउस में हो, या नए नए तरीके की फार्मिंग में हो, तो क्या आपको लगता है कि ये नेमाटोड वहाँ पे असर कर रहा है या उसकी वजह से बढ़ रहा है? उसके ऊपर आप क्या कहना नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कुछ दशक पहले, 2-3 दशक से भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें उद्यान विभाग खासकर वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही हैं, किसानों को सब्सिडी भी दे रही है, फलदार फसलें, बागवानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। बिल्कुल। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो पॉली हाउस को भी बहुत बढ़ावा दिया सरकारों ने। बिल्कुल। पॉली हाउस में सबसे ज़्यादा नेमाटोड का भयंकर प्रकोप होता है। उसके कारण है, एक तो जो फसलें लगाते हैं, ज़्यादातर टमाटर, खीरा, ये फसलें लगाते हैं अपन, वो उसके बेस्ट खाना है, पसंदीदा खाना है। दूसरा है तापमान। देखिए, सर्दी का मौसम है, खुले में रात का तापमान जाएगा नीचे, खासकर उत्तर भारत में 4-5 से नीचे चला जाता है। वो नेमाटोड के लिए अनुकूल नहीं है, तो वो सुस्त हो जाता है। पॉली हाउस में वो ज़्यादा रहेगा, खासकर सर्दी में रात का तापमान ज़्यादा रहेगा, तो नेमाटोड की गतिविधि चलती रहती है। ठीक है, पॉली हाउस में उसका पसंदीदा खाना है। ये सब कारणों से पॉली हाउस में एक तरह से एक्सप्लोजन होता है, बुफे लग गया खाने का, बुफे लग गया, ऐसे समझिए। सही कह रहे हैं। नहीं तो ये मुझे आज पता चला आपके माध्यम से कि पॉली हाउस में हमारी फसलें क्यों हमारी साथ नहीं दे रही हैं। हमने एक राय दी सरकार को कि कम से कम आप जब फाइल आती है ये निरीक्षण कर लें
कि उस जगह पे जहाँ वो पॉली हाउस नया बनने वाला है उसमें वो जड़ गांठ की कम से कम समस्या तो नहीं है। हाँ हाँ। तो वो निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट साथ में लगा के अगर अनुमति दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरियाणा सरकार ने ये प्रावधान रखा है। हमारे महाराष्ट्र सरकार भी चाहे काश इसके ऊपर काम करे। हमने सिफारिश दी है सभी सरकारों को ऐसा करने के लिए, दी थी। तो ये परीक्षण कैसे किया जाए, इसे किसानों को कैसे पता चलेगा और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो इसके लिए अभी आप लोग को रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारा नेक्स्ट एपिसोड में ये सवाल होने वाले हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। हम क्या करते थे सर, हमारे यहाँ पे जब गांठ होती थी या ऐसा जो वातावरण है कि ज़मीन के अंदर मॉइस्चर काफ़ी है, तो हम सीधा हेक्सागोनाजोल ला के, जो एक फंगीसाइड है, वो डाल देते थे ज़मीन में ड्रिप के थ्रू कि थोड़ा सा फंगस कम हो जाए। बट वो फंगस का इन्फेस्टेशन जो है वो फसलों में हो रहा है निमेटोड के ज़रिए, ये हमें आज पता चला। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आने वाले एपिसोड में करेंगे, तो बने रहिए कृषि पे चर्चा इस प्रोग्राम पर। आगे का एपिसोड ज़रूर देखिएगा। इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, और सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि इसे पहचानते कैसे हैं। अगर ये मेरे खेत में है पहले से, अगर मैं कोई पॉली हाउस कर रहा हूँ या ओपन फार्म में भी कर रहा हूँ, तो क्या निमेटोड मेरे खेत में है, कितने अमाउंट में है, और या अगर मैं कोई नर्सरी बाहर से ख़रीद के लाया हूँ तो उसके अंदर निमेटोड है या नहीं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज के डेट में इंडिया का क्या स्टेटस है केमिकल नेमेटिसाइड को लेकर, और आज आप वेलम प्राइम के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसमें और इसमें क्या अंतर है आज। इसी के साथ मेरा एक और सवाल आपसे है कि इसे अप्लाई कैसे करना है, इसका डोसेज क्या है, एकड़ में कितना डालना है, किस तरह से डालना है, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए।